जैसे अपन पूर्व में देख रहे थे, हिंदू अडोप्शन मेंटेनेंस एक्ट की धारा 15 तक बात की। अब आगे सेक्शन 16 के बारे में बात करें तो प्रजम्पशन ऑफ एज इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अडोप्शन, मतलब है कि दत्तक ग्रहण से संबंध में रजिस्ट्री दस्तावेजों के संबंध में क्या प्रजम्पशन है, क्या उदाहरण है। तो इसके लिए है कि जब कभी भी किसी प्रवर्त विधि के अधीन रजिस्ट्री करते ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी बाबत यह प्रकट करे कि वह किसी किए गए दत्तक ग्रहण के संबंध में डॉक्यूमेंट्स हैं और वह दत्तक के द्वारा बालक को लेने और देने के वाले व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित है, वह हस्ताक्षरित किए हुए हैं, तो किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तब न्यायालय यह प्रजम्पशन करेगा कि जब तक कि वह यदि दत्तक ग्रहण को कोई व्यक्ति इसको असिद्ध नहीं कर देता है तब तक वह अधिनियम के अनुकूल माना जाता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि उसको चैलेंज करता है और उसको सिद्ध नहीं कर देता है तब तक वो विधि मान्य तक माना जाएगा। अब अपन सेक्शन 17 के बारे में बात करेंगे। प्रोविज़न ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, मतलब दत्तक के संबंध में लेने और देने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी प्रकार के भी पेमेंट की बात आए तो उसके ऊपर प्रोविज़न है कि यदि किसी व्यक्ति के दत्तक ग्रहण के फलस्वरूप यदि कोई देनगी या पुरस्कार प्राप्त करेगा और करने का कोई करार करेगा तो वह ऐसा जो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई देनगी या करेगा या पुरस्कार पेश करने या देने के संबंध में करार करेगा, जिसको प्राप्त करना इस धारा के द्वारा प्रोविज़न किया गया, प्रोविटेड किया गया कि कोई भी दत्तक लेने और देने के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट या भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ में ही यदि कोई एग्रीमेंट कर लेता है लेने और देने के संबंध में तो ऐसा जो एग्रीमेंट है, ऐसा जो करार है वो प्रोविटेड होता है, उसको लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 मास का कारावास हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यदि कोई लेन देन के बारे में बच्चे को दत्तक लेने के संबंध में किसी प्रकार के भुगतान या पेमेंट की बात करता है तो कानून में ये प्रावधान है कि उस व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना होगा या फिर बहुत से मतलब उसको दंडित किया जा सकता है। ऐसा ही है इसमें कोई अभियोजन या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संचित नहीं किया जाएगा। यह है कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ये जो अभी तक हमने देखा है ये अडोप्शन के संबंध में हमने प्रावधान देखे हैं। तो अडोप्शन के साथ ही हमने शुरू में ही देखा था कि अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इस अधिनियम का नाम है, जो कि 1956 का अधिनियम है। तो धारा 17 तक में तो केवल अडोप्शन की बात कही गई है और धारा 17 के बाद आगे की जो धाराएं हैं वो मेंटेनेंस या भरण पोषण के संबंध में बताई गई है। तो हम अब आगे धारा 18 के बारे में बात करेंगे जो कि मेंटेनेंस के ऊपर बात है और वो भी है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ तो मेंटेनेंस में
पहली बात ये कि हिंदू पत्नी चाहे वह अधिनियम के आरंभ से पूर्व हो उसके विवाह या उसके बाद विवाह हुआ हो, तो वह जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए हकदार है। इस धारा के उपबंधु के अधीन रहते हुए होगी। मतलब जो उसकी वाइफ है वो भरण पोषण के लिए, चाहे वो ऐसा नहीं कि भाई 1950 मतलब 6 से पहले कोई मैरिज हुई है या 1956 के बाद हुई है, तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होगा, बल्कि ये है कि वो वाइफ है वो भरण पोषण पाने की अधिकार नहीं होगी। और लेकिन उसके लिए यह है ज़रूरी है कि वो जो सेक्शन 18 का सब क्लोज है 2, वो कहता है कि हिंदू पत्नी भरण पोषण के अपने दावे को खोए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए उस सूरत में हकदार होगी जिसमें कि मतलब कोई महिला है, कोई अपने पति से अलग रह रही है पत्नी, और यदि वो उसका कोई रीजनेबल कोज से वो अलग रहते हुए भी वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो उसमें पहली बात हम कहेंगे कि उसका पति डेजर्शन या अविच्छेदन अर्थात युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का कार्य करता है या उपेक्षा करता है का दोषी है, तो वो अलग रहते हुए, पति से पृथक रहते हुए भी, डेजर्शन में रहते हुए भी, या ये कहेंगे पति अलग रह रहा है और डेजर्शन में अविच्छेदन कर रहा है, तो भी वो मेंटेनेंस या भरण पोषण की अधिकार में होगी। दूसरी बात है कि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरटी करता है जिससे कि उसके अपने मन से उसकी बात युक्तियुक्त आशंका पैदा हो गई है कि मेरे लिए अपने पति के साथ रहना अब हानिकारक या क्षतिकारक होगा। मतलब पति द्वारा यदि उस महिला या ये कहेंगे वो पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरटी करता है, क्रूरता का व्यवहार करता है, और पत्नी इस बात से आशंकित है, उसको डर है कि यदि वो उसके साथ में पति के साथ आगे भी यदि वो निवास करती है तो वो उसके लिए नुकसानप्रद होगा या ये कहेंगे क्षतिकारक होने का उसको कोई किसी प्रकार का मतलब डर बना हुआ हो इंजरी के संबंध में, तो ऐसी कोई बात है तो भी वो अलग रहते हुए भी, पति से अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस या भरण पोषण की अधिकारिणी होगी। नेक्स्ट है तीसरे में है कि यदि इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम ए विरुनल फ्रॉम लेप्रोसी, मतलब उसका पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, तो भी वो महिला पति से अलग रहते हुए मेंटेनेंस या भरण पोषण का अधिकार रखती है। लेप्रोसी है लेकिन वो भी किस रूप में होनी चाहिए, विरुलेंट होनी चाहिए, मतलब उग्र होनी चाहिए। लेप्रोसी होना अपने आप में वो नहीं है कि भाई वो उसकी अलग हो जाए ले ले, लेकिन वो उसकी उग्र होना चाहिए, उग्र कुष्ठ रोग होना, तभी उसको मतलब वो पति से अलग रहते हुए मेंटेनेंस या भरण पोषण की हकदारनी होगी। नेक्स्ट बात करें अपन उसके पति को के अन्य कोई पत्नी लिविंग हो, या एक इफ़ ही हैज़ एनी अदर वाइफ लिविंग, तो दूसरी पत्नी यदि उसके जीवित पत्नी है तो भी वो पत्नी अपने अलग रहते हुए पति के साथ नहीं रहते हुए भी वो भरण पोषण की अधिकारिणी होगी। तो ये भी उसके मतलब पति से अलग रहते हुए भरण पोषण क्यों ले रही है, क्योंकि उसके पति के कोई अन्य जीवित पत्नी है, तो जीवित पत्नी होने के नाते वो अलग रह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका अलग रहने का, पति से अलग रहने का एक रीजनेबल कोज है, एक ये कहें कि एक युक्तियुक्त कारण है जिसकी वजह से वो उसके पति के साथ नहीं रह रही है। तो ऐसी स्थिति में वो पति से अलग रहते हुए भी पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी होगी।